अक्सर हम लोग अधिवक्ता जेके शर्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देखते हैं कानूनी सलाह देते हुए। अक्सर ऐसा लगता है कि जो अधिवक्ता होते हैं वे केवल अपने जीवन में लोगों को न्याय दिलवाने में ही प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उनका जीवन इससे भी कुछ हटकर होता है। आज हम आपको अधिवक्ता जेके शर्मा का एक नया रूप दिखाएंगे, जिससे कि वह आपको एक हास्य कविता सुनकर आपका मनोरंजन करेंगे। आइए सुनते हैं अधिवक्ता जेके शर्मा के द्वारा लिखित एक हास्य कविता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिसको कि आपने पहले देखा है एक कानूनी सलाहकार के रूप में, जो अक्सर जब भी कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जिसके ऊपर की कोई कानूनी अगर हमें सलाह लेनी होती है तो हम जेके शर्मा जी एडवोकेट साहब के पास आते हैं और उनसे हम कोई भी जो हमारी कानूनी सलाह लेनी होती है हमें, या हमें कोई भी हमारे मन के बीच में कोई दुविधा होती है किसी बात को लेकर, तो हम जेके शर्मा जी के पास आते हैं और इनसे हम जानते हैं और ये हमें बड़े ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि इसमें क्या कानूनी पहलू रहने वाले हैं। आप अक्सर इनको हमारे चैनल पे देखते हैं। ये इनका चेहरा जो है एक जाना पहचाना चेहरा है आप लोगों के लिए, कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो पहली बार आ रहा है। लेकिन आज हम इनको एक दूसरे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जो कि एक इनकी दूसरी खासियत है, जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि एक अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता, जो कि एक जाना माना वकील है, जिसके बारे में हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, लेकिन आज जिस रूप में आ रहे हैं उसमें अगर आप जब इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कि इनके बीच में एक ऐसा एक टैलेंट है, एक ऐसी खासियत भी हो सकती है। आज जो शर्मा जी हैं हम इनको पेश करने जा रहे हैं आपके सामने एक कवि के रूप में। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक कवि के रूप में और एक हास्य कवि के रूप में आज आपको ये जो कविता सुनाने जा रहे हैं। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो मैं कहता हूँ कि ये कभी भी आप उस कविता को जिंदगी में भूलेंगे नहीं और आपका मतलब कि आपका एक बेहतरीन मनोरंजन होने वाला है। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, जैसे कि आपको सारे जानते हैं कि एक आप बड़े सीनियर अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बड़ी अच्छी मतलब कि आपकी जो है कानूनी सलाह रहती है। जब भी हम आते हैं, जब हम किसी भी समस्या में फंसते हैं तो उसके लिए आप एक बहुत अच्छा हमें सलाह देते हैं। जब भी हमने कोई चैनल के ऊपर कोई ऐसा प्रोग्राम चलाना होता है जिसके बीच में हमें किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो आप हमेशा समय समय पर आते रहते हैं और हमारे दर्शक आपके जो है उनको सुनकर काफ़ी लाभान्वित भी होते हैं। आज जो आपकी जो कविता है, आज हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कविता सुनाएं और इस कविता के थ्रू उनका मनोरंजन करें। और जो ये आपने कविता लिखी है, जो ये आपकी कला है, हम चाहते हैं कि ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंस सकें। हंसना जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन के बीच में। आजकल का जो माहौल है, जो हमारा जीवन है, वो एक पूरा एक स्ट्रेस भरा हुआ माहौल है। सब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सबको आज हंसने की बड़ी ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा दो शब्द कहें और उसके बाद अपनी कविता सुनाएं। कौशल जी, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आज के जीवन में जो है आदमी जो है ना बड़ा डिप्रेशन में जा रहा है, बड़ा उत्साहित हो रहा है। देखिए याद रखिए, मैंने सुना था कि हम जैसे 9 रस होते हैं, हमारा जो जीवन है उसमें 9 रस होते हैं, जिसके अंदर हास्य रस प्रधान रस होता है। तो 9 रसों में से यदि कोई रस कम हो जाता है तो ऐसा नहीं है जीवन चलता नहीं है, लेकिन जीवन परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। और जहां तक ये 9 रसों का सवाल है, इसमें जीवन में हास्य रस कम नहीं होना चाहिए। मैं अपना ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हास्य रस जो होता है वो रसों का प्रधान होता है, वो सर्वोपरि होता है। अगर किसी के भी जीवन में हास्य रस होगा तो वो अपने जीवन को उसके पास लाएगा और जीवन का महत्व समझाएगा। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि हास्य के अंदर ही गंभीर से गंभीर बात कही जाती है और उनके सॉल्यूशन भी होते हैं। ये एक बात रही। जहां तक मेरी ये कविता का बात है, मैंने एक मित्र ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि मैं लिखता हूँ, तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं आपको सिचुएशन दो तो मैं उस पर कविता लिख दूँ। तो उसने मुझे कुछ बात बताई, तो उसके आग्रह पे मैंने ये कविता लिखी, उससे आदेशित होकर लिखी। ये एक हास परिहास की श्रृंखला का मोती है। इसका कोई भी किसी से व्यक्तिगत, ना मुझसे ना किसी और से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई कोइंसिडेंस होता है ऐसा, तो ये अगर कोई किसी से संबंधित कोई ये इससे मिलता जुलता कुछ होता है तो कोइंसिडेंस हो सकता है वो, पर कोई इंटेंशनल नहीं होगा। और ये एक केवल इसको कविता के माध्यम से देखा जाए और एक मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने कविता क्या लिखी है, ये कविता इस संदर्भ में लिखी
तो मतलब ये जो कविता है आपके जीवन पर आधारित नहीं है? नहीं, मेरे जीवन पे तो बिल्कुल आधारित नहीं है। देखो मैं एक चीज और बात बता देता हूँ, ये मैंने पत्नी के ऊपर लिखी है। कहते हैं ना कि मैं हमेशा से मानता हूँ कि किसी ने उर्दू में शेर कहा है कि फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, और कुछ तो बेसबब है गालिब जिसकी ये पर्दादारी है। तो मेरी पत्नी बहुत ही सुशिक्षित और पोस्ट ग्रेजुएट है, एडवोकेट है, लॉ किया हुआ है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं हमेशा उनसे खुश रहता हूँ। थोड़ी बहुत ही तलखी ना हो तो फिर जीवन नहीं चलता है। ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि आपने शाम को घर भी जाना? नहीं, घर तो देखो जाना। देखो एक चीज याद रखिएगा, एक चीज बताता हूँ आपको, कहने की मजाक की बात और होती है। आप ये बता दीजिए मैं कि जब आप घर जाते हो, आपका जिस तरह से पत्नी ख्याल रखती है, कोई उसका दूसरा उदाहरण यदि दुनिया में हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना? तो माँ के बाद, और हो सकता है माँ के समक्ष हो, क्योंकि एक समय के बाद वो भी एक अलग अवस्था में आ जाती हैं। तो ये मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ। पर ये नहीं, इसका पत्नी से वैसे कोई लेने देने नहीं, हास प्रयास में जैसे चलता है, वो गुस्से में कुछ हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, ये केवल मनोरंजन की दृष्टि से है। तो मेरे अभी मैं आपके साथ बैठा था तो मेरे एक मित्र ने कहा कि इस कविता को सुन के उनको मैंने सुनाया कि भाई कैसी लिखी, तो उन्होंने कहा सर बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने कहा ये तो मानव के साथ साजिश हो गई, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने अरे वाह, ये तो आदमी के साथ भगवान ने ही साजिश कर दी। तो वो कविता क्या लिखी कि जब प्रभु ने आदमी को बना दिया, तो इसका मैं जरा प्रस्तावना इसकी बता देता हूँ। तो प्रभु ने जब आदमी को बनाया तो आप प्रभु बड़ा घबरा गया, उन्हें भाई ये क्या मैंने कर दिया, ये तो बड़ी मुझसे गलती होगी। तो उस पे 4 लाइनें क्या लिखी है मैंने, और प्रभु कैसे उसका जो सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो एक गुरु बृहस्पति की सहायता से, तो वो मैंने अपने शब्दों में लिखा है। तो वो लिखा है मैंने कि प्रभु ने आदम को जब गलती से बनाया, गलती से इसलिए क्या क्योंकि पछताया, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के बाद यदि खुश होते हो तो आपका मतलब ये होता है कि आपको अपने इन्वेंशन पे, अपने क्रिएशन पे गर्व है। तो इसीलिए मैंने लिखा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने आदम को जब गलती से बनाया, सोचकर अपना भविष्य भयावह व बहुत घबराया। क्यों घबराया? कि चिंता उसे सताने लगी कि सत्ता हाथ से जाने लगी। सोचा आदम बुद्धि से बलिष्ठ है, कुछ तो चमत्कार करेगा और मुझे मेरी सत्ता से उखाड़कर स्वर्ग में संहार करेगा। तो देखो ये किस्सा कुर्सी का ना हर जगह है, हम पुराणों के माध्यम से भी सुनते हैं कि भाई इंद्र अपनी कुर्सी के लिए लड़ा था, सब अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं। तो उसने कहा कि सोचा आदम बुद्धि से बलिष्ठ है, कुछ तो चमत्कार करेगा और मुझे मेरी सत्ता से उखाड़कर स्वर्ग में संहार करेगा। युक्ति ना कोई काम आएगी और सत्ता सभी हाथ से निकल जाएगी, और जम कुबेर दिग्पाल ना आज्ञा मानेंगे और आदम को ही वो अपना प्रभु जानेंगे। बहुत बढ़िया। सोचकर प्रभु की आत्मा कांप गई। तो ये कहते हैं ना, वो डर जो है, चीता भी पीता है, तो इसलिए प्रभु को भी डर लगा आदम से जो है। तो कहते हैं सोचकर प्रभु की आत्मा कांप गई, मुक्ति मिल जाएगी आदम से ऐसी सब आस गई। तो फिर किसी ने बताया होगा कि हमने एक मंत्री भी रख रखे हैं गुरु बृहस्पति, तो उनको बुलाते हैं। तो कहते हैं, फिर आगे लिखा है कि जब कि प्रभु को जब कोई उपाय ना आया तो देवदूत को भेजकर गुरु बृहस्पति को बुलवाया, क्योंकि गुरु बृहस्पति सबसे विद्वान थे। तो और प्रभु ने उनको अपनी गलती को विस्तार से बताया कि भाई ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूं, मैं तो खुद ही खतरे में आ गया, है ना। गुरु बृहस्पति ज्ञान का पुंज थे, तो गुरु ने प्रभु को एक उपाय बताया। गुरु बोले कि बेटे कोई समस्या का उपाय तो है, उपाय क्या है? तो गुरु बोले कि मानव को पथ भ्रष्ट करना होगा और उसके जीवन में खोखले प्रेम का रस भरना होगा। बहुत बढ़िया। प्रभु को कुछ समझ ना आया उन्हें कि गुरु ये पहेली क्या बुझा रहे, सीधी सीधी बात बताओ। तो बोले कि प्रभु को कुछ समझ ना आया और उन्होंने अपना प्रश्न पुनः दोहराया। फिर गुरु बृहस्पति ने उन्हें विस्तार से समझाया। क्या समझाया? कि मानव को जीवन में एक आस देनी होगी। आस सब समझते हो कि मानव को जीवन में एक आस देनी होगी, पत्नी के साथ फ्री में एक सांस देनी होगी, डबल धमाका, ना। फिर झगड़ा नित्य करवाना होगा, ऐसा करने पे मानव को घर छोड़ तेरे दरवाजे पर रोज आना होगा। बहुत बढ़िया। प्रभु को गुरु की बात भा गई और मानव के जीवन में उसकी पत्नी उस पर छा गई। बेबात पे नित्य झगड़े होने लगे, मानव फिर एक बार प्रभु के सामने खड़े होकर रोने लगे। तो जब जो तुम्हारा दास बन जाएगा वो नीचे ही देखेगा, ऊपर की तरफ तो देखेगा ही नहीं ना। तो कहना कि बेबात पे नित्य झगड़े होने लगे, मानव फिर एक बार प्रभु के साथ सामने
खड़े होकर रोने लगे। प्रभु देख मानव की दशा, मंद मंद मुस्कुराते थे कि मानव कैसे प्रभु के कारण रोज सताए जाते थे। तो गुरु बृहस्पति प्रभु से फिर बोले उन्हें कि देखो अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हें कुछ और आगे एफर्ट्स करने होंगे। तो वो क्या कि गुरु बृहस्पति प्रभु से बोले कि प्रबंध तुम्हें विशेष करना होगा, आदम के मन में पत्नी का भय भरना होगा। जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, कंप्यूटर वाला बनाता है तो उसके अंदर तरह तरह के सॉफ्टवेयर डाल देता, तो उसने कहा भी एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी होना होगा जो भय का सॉफ्टवेयर होगा कि प्रबंध तुम्हें विशेष करना होगा, आदम के मन में पत्नी का भय भरना होगा, झगड़े की शक्ति पत्नी को अपार देनी होगी और आदम को ये मार हंसते हंसते सहनी होगी। तो ये दाम्पत्य जीवन की खूबसूरती भी होती है अगर इसको पॉजिटिव साइड में ले तो। मंत्र मेरा ये जान ले, कलेश का प्रायवाची पत्नी ये बात मान ले। आगे कहते हैं आदम की दुर्गति में तेरी सफलता होगी कि भाई तुझे सिंहासन से अगर इसको जो है थोड़ा सा इसको नहीं हड़काएगा, इसको नहीं परेशानी में लाएगा तो तू बच नहीं पाएगा। तो कहते हैं आदम की दुर्गति में तेरी सफलता होगी, नित्य बेबात पे पत्नी आदम से लड़ जाएगी और आदम की जीत सिंहासन से तेरे दूर भाग जाएगी। उलझेगा आदम ऐसी उलझन में कि सोच के घबराएगा, सिंहासन से दूर वो बस तेरे ही गुण गाएगा। गुरु फिर आगे समझाते हुए प्रभु से बोले कि पत्नी की परिभाषा तुझे जाननी होगी, अद्भुत विपत्ति का दूसरा नाम है, वो बात तुझे माननी होगी। अंत में जब उन्होंने कहा भाई अब तो कुछ ज्यादा वायरस हो गया, इसके अंदर कुछ ज्यादा मानव को मैंने टाइट कर दिया, तो उसने कोई बात नहीं, तुझे मैं एक वरदान भी देता हूँ और जो सब पे भारी रहेगा, क्योंकि ग्रस्त जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा गया है। तो गुरु कहते हैं कि अंत में गुरु द्रवित होकर बोले आदम इतने कष्ट सह जाएगा, मेरा आशीर्वाद है कि ग्रस्त जीवन में होकर भी वह श्रेष्ठ कहलाएगा। इसीलिए सब आश्रमों में ग्रस्त आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। तो ये एक 4 पंक्तियां थी जो मैंने लिखी है, ये केवल मनोरंजन का साधन हो सकती है, अन्यथा इन्हें ना लिया जाए। जिन्होंने भी सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि भी आपने जेके शर्मा जी से कविता सुनी, उनका नया रूप देखा, आपको अच्छा लगा होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल के लिए।